हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक पॉलिटी की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं बेसिक से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं पॉलिटी के उन सबको वन बाय वन कवर कर रहा हूँ। मैंने फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आप एक बार जाके देख लीजिए। इससे पहले मैं 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आर्टिकल 19 को बहुत ही बेसिक और ना डिटेल में समझाया था अच्छे से। ये 32 के ऊपर है, आर्टिकल 32 और 132 के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देगी। ठीक है, तो चलिए स्वागत है और शुरुआत करते हैं। ये मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है, होप आपको पसंद आया। सो पहली चीज़ क्या है कि B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर called Article 32 of the Indian Constitution, that is right to constitutional remedies, as the heart and soul of Constitution। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जो आर्टिकल 32 है, जो मतलब राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के, वो भारतीय संविधान की हार्ट एंड सोल है, और दिल है और आत्मा है, दोनों क्या है। आर्टिकल 32 है, उसको बाबा साहब ने कहा। अब ऐसे ही तो कहानी में कुछ तो इसमें होगा ना। इसमें कहीं कहीं हिंदी में कन्वर्जन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, रेट को रेट लिखा है एक दो जगह, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैंने तो वैसे दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है, आप जिसमें भी सूटेबल समझते हैं अपने आप को, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर रिट जुरिडिक्शन अपॉन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है। मतलब जो भी आर्टिकल 32 है उसमें उसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो किसके अंडर में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में आती है। सो ये वो आर्टिकल 32। ऐसे ही आर्टिकल 226 है जो किसके अंडर में आता है, हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो आर्टिकल 32 में क्या है, यह संविधान के भाग 3 में है जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं। इस प्रकार का यह संविधान के तहत संकलित मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। इस प्रकार से किसी भी पक्ष द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उत्तेजित पार्टी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित रिट के रूप में, यहाँ रेट लिखा गया गलती से, हाँ, के रूप में उपाय का दावा कर सकती है। तो कब कर सकती है, जब भी किसी के अधिकार का हनन हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केसेस में, कानूनी अधिकारों के केस में आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। शुरुआत आपको हाई कोर्ट में ही जाके करनी होती है, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं ना। बट आप जैसे ही आपके मौलिक अधिकार हैं, यदि उनका हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी दावा, कहीं भी जाके आप अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, तो रिट कितने प्रकार की होती हैं, रिट वो सब मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले क्या है, द रिट इंक्लूडिंग मैंडामस मतलब परमादेश, कोई वारंट हो, अधिकार प्रतीक्षा लेख, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टियोरी उत्प्रेषण, प्रोविजन प्रतिषेध लेख, कैन बी कमांडेड बाय द कोर्ट टू द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये सब चीज़ें किसके लिए सुप्रीम कोर्ट मतलब भेज सकता है, ये सब चीज़ें जो भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। सिंस आर्टिकल 32 इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। तो जब भी देश में इमरजेंसी लागू होती है उस समय पे जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 भी उसमें आता है। तो आप आर्टिकल 32 को क्या कर सकते हैं, वो भी आप मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप अर्जी दायर नहीं कर सकते हैं कि मेरे राइट्स का हनन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इमरजेंसी चल रही है। बट हाई कोर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में ये सब जो भी रिट हैं वो किसके अंडर में आती हैं, आर्टिकल 226 मतलब 226 के अंडर में आती हैं, और आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, तो वो उस टाइम पे सस्पेंडेड नहीं रहता है। इसलिए आप हाई कोर्ट में अप्लाई मतलब आवेदन कर सकते हैं इसके खिलाफ। ठीक है,
ये इधर हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स रिट जुरिडिक्शन अपॉन द स्टेट्स। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में राज्यों के अधिकार क्षेत्र लिखा गया है। पहला, इट कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग द ब्रीच ऑफ एनी लीगल राइट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बाय द एग्रीड पार्टी इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट वेयर सच ब्रीच इज कमिटेड। मतलब राज्य के उच्च न्यायालय में जहां इस तरह के उल्लंघन के लिए प्रतिबद्ध है द्वारा मौलिक अधिकारों सहित किसी भी कानून अधिकार के उल्लंघन के द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है। मैंने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के, मूल अधिकारों के, यदि आपका उल्लंघन या मतलब आप ना उनसे कोई आपको वंचित करता है तब आप जाके हाई कोर्ट जा सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट हाई कोर्ट के केस में आप तब भी जा सकते हैं यदि आपके कोई कानूनी अधिकारों का भी उल्लंघन कर रहा है। यदि कोई इंसान कर रहा है, आपके कानूनी अधिकार छीन रहा है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट वेयर सच ब्रीच इज कमिटेड कैन इशू कमांड इन द फॉर्म ऑफ रिट टू द पार्टी कॉजिंग सच इंजरी। जो भी पार्टी है, जो भी इस चीज़ का घात पहुंचा रही है, उसके खिलाफ क्या कर सकता है हाई कोर्ट, आपको मतलब निर्देश जारी कर सकता है। राज्य का उच्च न्यायालय जहां इस तरह के उल्लंघन के लिए प्रतिबद्ध है, पार्टी को इसके तहत चोट के कारण जीत के रूप में आदेश जारी कर सकता है। थोड़ी हिंदी 19-20 हो सकती है, ठीक है ना। आर्टिकल 226 बीइंग नॉट ए फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 226 मौलिक अधिकारों का हिस्सा ना होने के कारण आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फॉर द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स aggrieved party can directly claim remedy under Article 32 in Supreme Court and also under the 226 आर्टिकल इन हाई कोर्ट। मतलब आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द अदर लीगल राइट द एग्रीड पार्टी कैन ओनली क्लेम अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। मैंने कहा है कि कानूनी अधिकारों के लिए आप अपने खुद के राज्य में ही आप न्यायालय के सामने जा सकते हैं, ठीक है, दावा कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिट, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट एज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की जो रिट है उनके बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली फर्स्ट इज हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इशूड इफ एन इंडिविजुअल इज केप्ट इन जेल और अंडर ए प्राइवेट केयर विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी अधिकार कानून के जेल में रखा जाता है या निधि देखभाल में रखा जाता है तो इसके तहत प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। द कोर्ट इशू एन ऑर्डर अगेंस्ट प्रिजन वार्डन हु इज होल्डिंग एन इंडिविजुअल इन कस्टडी इन ऑर्डर टू डिलीवर दैट प्रिजनर टू द कोर्ट सो दैट ए जज कैन डिसाइड वेदर और नॉट द प्रिजनर इज लॉफुली इम्प्रिजन्ड एंड इफ़ नॉट देन द वेदर ही शुड बी रिलीज फ्रॉम कस्टडी। मतलब क्या है कि आप जिस इंसान को आपने कस्टडी में रखा है किस गलती के तहत, किस मतलब गुनाह के तहत रखा है। यदि उसका कोई गुनाह नहीं है तो आपको तुरंत उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, न्यायाधीश उस जो जेलर है उस या जिसके अंडर कस्टडी में रखा हुआ है उसके खिलाफ जारी कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आपको अदालत में पेश कीजिए कि आप उन्हें कैदी को किस कारण से कस्टडी में रखा है। तो ये है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड है को वारंटो, अधिकार परीक्षा लेख। मतलब रिट ऑफ को वारंटो इम्प्लाइज देयर बाय व्हाट मीन्स, मतलब आपने किस अधिकार के तहत ये काम किया है। तो अब सरकार जो भी अपर कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट से पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार के तहत आपने ये काम किया। दिस रिट इज invoked in case of public office and it issued to the restrained person from acting in public office to which he is not entitled to। मतलब जो अधिकार या जिसके हकदार वो नहीं है वो काम कर यदि उन्होंने किया है तो सरकार उनसे सरकार नहीं, न्यायालय जो भी अपर न्यायालय है जिस न्यायालय के अंडर में आते हैं वो उनसे पूछ सकता है कि आपने किस हक से इस काम को किया है। तो अधिकार परीक्षा लेख के लेखन से तात्पर्य है कि किस माध्यम से या किस अधिकार से यह रिट सार्वजनिक कार्यालयों के मामलों में लगाई जाती है और
इसे कार्यालय के कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए जारी किया जाता है जिससे वे हकदार नहीं है। ठीक है, ये मैं पहले बोल चुका हूँ, आप एक बार रीड मान लेना दो में से किसी का। थर्ड है मैंडामस। मैंडामस मतलब परमादेश। रिट ऑफ मैंडामस मीन बी कमांड, मतलब इन लैटिन इट इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर। हाउएवर दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, तो आप राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ इस रिट को जारी नहीं कर सकते हैं। लैटिन में मैंडामस का मतलब होता है बी कमांड, मतलब हम कमांड करते हैं। यदि एक श्रेष्ठ न्यायालय द्वारा निचली अदालत के सरकारी अधिकारी को जारी किया जाता है कि ठीक है, पर ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को जारी नहीं किया जा सकता जब वह अपने अधिकार क्षेत्र के कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हो। तो यदि कोई इंसान है वो ऐसी पोस्ट पे बैठा है जो काम उसके अंडर में आता है, बट कई बार क्या होता है ना, आपने कई सरकारी अधिकारी देखे होंगे वो काम को टालते रहते हैं, नहीं करते हैं, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसे 100 बहाने। तो आप ऐसे केस में आप क्या है कि किसी अदालत में आप जा सकते हैं और आप वहाँ से, अदालत क्या है कि मैंडामस यानी परमादेश, उनका परम आदेश जो भी न्यायालय का होगा वो जारी करेगा कि आप इस काम को करिए, क्योंकि ये काम आपके ही द्वारा किया जाना है, सरकार ने आपको इसकी पावर दी, आप इसका निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो फोर्थ वन इज सर्टियोरी, मतलब उत्प्रेषण। इट इज इशूड व्हेन देयर इज ए wrongful exercise of the jurisdiction of the decision of the case is based on it. The writ can be moved to higher court like the High Court or the Supreme Court by the affected party। तो क्या है कि यदि निचले कोर्ट ने क्या है कि कुछ ऐसी फैसला दे दिया है उसके बेस पे जो नहीं देना चाहिए था, तो उस केस में क्या है कि जो पार्टी है वो अफेक्टेड पार्टी क्या कर सकती है, उस रिट को अपर कोर्ट में भिजवा सकती है। कैसे अपर कोर्ट में अप्लाई करेगी, फिर अपर कोर्ट क्या करेगा कि निचले कोर्ट से वो मांगेगा कि बताइए वो फैसला क्या है और किस बेसिस पे आपने लिया गया है। तो यह तब जारी किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा था कि वो भाई मतलब हाई कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में मतलब अपना केस हार गए तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये वही होता है कि मतलब उनको लगता है कि नहीं नहीं मेरे साथ गलत हुआ है या न्याय सही नहीं हुआ है, तो अपर कोर्ट जा सकते हैं, अपर कोर्ट उस पर विचार करेगा, उस लोअर कोर्ट से मांगेगा। यह तब जारी किया जाता है जब क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग होता है। इसका निर्णय उस पर आधारित होता है प्रभावित पक्षों द्वारा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जैसे न्यायालय में रिट को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित, मतलब जो भी पेंडिंग्स पड़े मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। मतलब आप उच्च न्यायालय को भेजें, अपने अपर जो भी न्यायालय हैं उनको भेजें, क्योंकि वो बंदा वहाँ पहुँच चुका है। आप क्यों नहीं उस पर सुनवाई कर रहे हैं, या जो भी आपने सुनवाई करी है वो सही है। अगर ये इस चीज़ को वेरीफाई कर ले, कई बार आपने देखा होगा कई लोग ऐसा है कि जो हाई कोर्ट में केस हार जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाते हैं, हाई कोर्ट में जीत जाते हैं, हाई कोर्ट में हारने का लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी करंट के केस की बात करूँ तो मतलब अब केस क्या सही है क्या गलत है वो नहीं मैं कह रहा हूँ, बट केस की बात कर रहा हूँ कि जैसे जो लोग भी स्टोन पेल्टर थे, जिनने भी मतलब सीए के विरोध में पुलिस वालों के ऊपर पत्थर वत्थर फेंके थे, तो उनकी फ़ोटो वोटो निकाल के सरकार ने क्या किया था कि लखनऊ में, यूपी सरकार में लखनऊ में क्या है होर्डिंग्स लगा दिए थे, उन पर उनकी फ़ोटो छाप दी थी। तो न्यायालय ने स्वतः मतलब संज्ञान में लिया और सरकार को बोला कि आपको वो लिखित में देना पड़ेगा कि आपने किस अधिकार के तहत ये किया, क्या आपने सही किया नहीं किया, वो मतलब उस चीज़ को लेके। तो फिर क्या हुआ था कि जो सरकार है, यूपी सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और वो अभी शायद केस पेंडिंग चल रहा है, क्या चल रहा है उस पर सुनवाई की डेट फिक्स है, बट कब होगी सुनवाई वो अभी तो नहीं हुई है। आगे होगी तो कभी मौका मिलेगा तो विचार करेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने सर्टियोरी के बारे में बता दिया कि मतलब आप जो भी पेंडिंग है उसको आपको अपर कोर्ट को भेजना है, अपर कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, प्रोविज़न मतलब निषेध, आपको किसी भी काम को मना करने के लिए निर्देश जारी किया जाता है निचली अदालत को। एक तरह से वही है ना कि आप निषेध किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो इट इज़ रिट डायरेक्टिंग फॉर ए लोअर कोर्ट टू स्टॉप डूइंग समथिंग विच द लॉ प्रोहिबिट्स इट फ्रॉम डूइंग इट। मैन एक्चुअली क्या है ना, बहुत छोटा दिख रहा है मेरी स्क्रीन एक सेकंड सॉरी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर पढ़ता हूँ। मैन पर्पज इज टू प्रिवेंट
an inferior court from exceeding its jurisdiction or from acting contrary to the rules of natural justice. It issued to a lower or a subordinate court via the superior court in order to refrain it from doing something which is not supposed to do as per law. So क्या है कि मतलब भाई यह एक निचली अदालत को निर्देश है कि वह ऐसा करना बंद कर दे जो कानून उसे करने से रोकता है, जो कानून की जगह कानून कर लेना फिर उसका मुख्य उद्देश्य निचली अदालत को उस अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्यायालय के नियम मतलब या तो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि हर एक हाई कोर्ट का या छोटे कोर्ट का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि इस क्षेत्र के निर्णय ही वो करेगा। वो दूसरे न्यायालय के अंडर में आता है तो आप उस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, आपको वहाँ सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के केस में भी जैसे तुमने सलमान खान का केस देखा होगा, जैसे मान लो वो हिरन काला हिरन वाला, तो अब सलमान खान को क्या होता है 50 बार जब भी केस ओपन होता है उसको जोधपुर जाना पड़ता है, क्योंकि जो केस हुआ था उस टाइम पे जब शूटिंग के टाइम जो भी चीज़ें हुई वो किस न्यायालय के क्षेत्र में आती हैं, वो जोधपुर न्यायालय के अंतर्गत आती हैं, इसलिए उसको बार बार वहाँ जाना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सलमान खान है तो बॉम्बे में जाके निर्णय हो जाएगा या किसी और कोर्ट में, नहीं, वो जिस भी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है वहीं जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो न्यायालय प्राकृतिक न्यायालय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकता है। उसे कुछ अदालतों द्वारा ऐसा करने पर मना करने के लिए इसे उच्च अधीनस्थ अदालत द्वारा निचली अदालत क्या होता है कि जैसे दो दो अदालत है, अब एक अदालत में क्या है कि केस चल रहा है और वो उस अदालत के अंडर में आता नहीं है, तो दूसरी अदालत में वो बंदा जाएगा, वो बोलेगा कि उस अदालत में, क्योंकि अब तो दोनों पार्टी एक ही जगह तो सेटिस्फाई होंगी नहीं, वो तो कुछ डिसमिस करेंगे, तो दूसरी अदालत के थ्रू अपर कोर्ट में जाएगा कि उस क्षेत्र में आता नहीं तो सुनवाई कैसे हो सकती है। तो जो अपर न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय उससे सुपीरियर जो भी कोर्ट है, वो क्या करेगा अपने लोअर कोर्ट को बोलेगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप ऐसा करने को नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा करना बंद कर देना चाहिए, आप उस अदालत में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो ये थे मतलब 5 तरह के रिट, यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो इन सब में वही बात हुई है कि किसी भी बंदे के अधिकारों को छीना जा रहा है, मतलब ना, और उसके लिए वो अदालत में जाए। तो ये रिट के प्रकार थे, पहला था हैबियस कॉर्पस, इसके बारे में एक बार और मैं अच्छे से बताऊंगा। क्या हुआ था कि केस हुआ था जिसके लिए गांधी जी ने ना बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए मतलब हाँ, मैं इसको अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ एक दो नाम हैं जो अच्छे से याद नहीं आ रहे और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ गलत बोल दूँ, है ना। दूसरा है कोऑपरेटिव अधिकार परीक्षा, तीसरा है मैंडामस यानी परमादेश, चौथा है सर्टियोरी उत्प्रेषण और पांचवा है प्रोविजन यानी निर्देश। तो 5 तरह की रेट होती हैं ये, और आर्टिकल 32 के तहत किसके पास है अधिकार है जारी करने का, सर्वोच्च न्यायालय के पास, और आर्टिकल 226 के तहत किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, मतलब उच्च न्यायालय के पास है। और जैसे जब देश में इमरजेंसी है तो आर्टिकल जो भी फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड या निलंबित कर दिए जाते हैं, इसलिए आर्टिकल 32 भी हट जाता है। उस केस में आप सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जा सकते, उस केस में आप कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के पास, क्योंकि उच्च न्यायालय में ये जो भी रिट हैं ये सब किसके अंडर में आते हैं, 226 के अंडर में, और 226 फंडामेंटल राइट में नहीं आता, इसलिए वो निलंबित नहीं होगा इमरजेंसी के दौरान भी। बाकी कानूनी अधिकारों के लिए आप हमेशा हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं पर पहले हाई कोर्ट, बाद में अपने आप यदि हाई कोर्ट से आपको कोई निर्णय आता है और वो आपको लगता है कि आपके पक्ष में नहीं हो, आपको हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, तब जा सकते हैं, बट उसका एक प्रोसीजर होता है कि आप, पर इसके केस में जैसे मौलिक अधिकारों के केस में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएँ या लोअर कोर्ट जाएँ, नहीं, आपको लगता है कि इस लेवल पे बात नहीं हो रही, आप सीधा एक सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, सो ये था आज आर्टिकल 32 के बारे में, लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा ही था कि पहला क्वेश्चन क्या था कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, तो भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, ये यहीं पे लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा लेक्चर सुना। आप इसको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी पॉलिटी के बारे में जानना चाहते, पढ़ना चाहते, या बेसिक जानना चाहते हैं पॉलिटी के संविधान के बारे में। हाँ, अब फर्दर ऐसे वीडियो आते रहेंगे, पॉलिटी खत्म होने के बाद मैं किसी और पे साथ में पैरेलल काम कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद कंटिन्यू करूँगा, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।